हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 1 है ये और इसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जैसे 3 वर्ड्स हो गए, फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक्स, सेकेंड हो गया इकोनॉमिक और थर्ड हो गया इकोनॉमी। ठीक है, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, इकोनॉमी, और तीसरा हो गया इकोनॉमिक। ये चीज़ें हम चैप्टर 1 स्टैट्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है इसे हम यहाँ बाद में डिटेल में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमी कोई भी एरिया में क्या होता है, सब अर्न करते हैं। अर्न क्यों कर रहे हैं? अपने लिविंग को चलाने के लिए। यानी वो कमा किस लिए रहे हैं? कमाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? मनी मिलेगा, और मनी से क्या करेंगे? वो अपनी लिविंग को चलाएंगे। तो कोई भी एरिया में अब देखोगे, इसी के बेसिस पे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार की एक इकोनॉमी है। ठीक है, जो बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो बिहार इकोनॉमी को पढ़ते हैं। आप लोग भी 12th में पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी। इंडिया भी एक एरिया है, वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? अपने लिविंग को चलाने के लिए। इकोनॉमिक, अब इसको एक्टिविटी को हमने दो में बांट दिया, ह्यूमन एक्टिविटी को। एक हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम सीधा बोलते हैं कि जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना। मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन प्रॉफिट से समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक बच्चे ने पूछा सर सैलरी कमा रहे हैं तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा या नहीं होगा। आप लोग बीएसटी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, बीएसटी के जो बुक है उसमें ये डेफिनेशन लिखा रहता है कि जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो। तो इसलिए आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जिसमें क्या हो, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। क्या हो? मनी का इन्वॉल्वमेंट जहां जहां है उन सभी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और आपसे पैसे ले रहा हूं, फीस ले रहा हूं, वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और बदले में पैसा नहीं ले रहा है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह देते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अब ऐसा नहीं है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होगी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो। तो नहीं, इसके जगह हम दो अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे। एक हम वर्ड यूज करेंगे सोशल वेलफेयर, और दूसरा यूज करेंगे लव एंड अफेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी मदर है, वो आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, और बदले में कोई पेमेंट आपसे नहीं मांग रही है, तो वो किस लिए हो रहा है? लव एंड अफेक्शन की वजह से हो रहा है। मान लीजिए कोई बॉय है, बॉय तो जनरली ऐसे होते नहीं है, लेकिन मान के चलिए कोई बॉय है, उसे साफ सुथरा रहना काफ़ी पसंद है, या चाहता है कि अब उसका इन्वायरमेंट भी काफ़ी क्लियर हो, क्लीन हो। तो मान लीजिए उसके घर के आगे कुछ कचरा फेंका हुआ है, और वो जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है वो आज नहीं आई है, वो बच्चा खुद से निकला और इस जगह को साफ कर दिया। तो उसने ये जो काम किया, इसके बदले उसको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो इसने जो काम किया वो सोशल वेलफेयर के लिए किया, सामाजिक कल्याण के लिए किया। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं हम इधर नोट्स की तरफ। तो इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। लिविंग चलाने के लिए कोई भी एक एरिया में लोग काम करते हैं, उसे हम इकोनॉमी बोल देते हैं। सेकेंड हो गया इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट है किसका? सोशल साइंस का। यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उसका हम अल्टरनेटिव यूज कैसे करेंगे, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करके हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको हम डिटेल में फिर आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने समझा दिया। मोटिव जिसका अर्न क्या हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, मनी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यूटिलिटी क्रिएशन होना चाहिए। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री। ठीक है, सेकेंड आपका हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव लव एंड अफेक्शन, सोशल वेलफेयर, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे मदर जो है वो फूड बना रही है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ऐसे मैं बता दूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, ऐसे मैं कुछ कुछ देखो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ पढ़ाते वक्त, लेकिन मैं एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाऊंगा 3-4 वीडियोज या 3-4 चैप्टर्स के बाद, कि जैसे यूनिट टेस्ट में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, हाफ ईयरली में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम होता है, और वो किसके वजह से होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से। ठीक है,
इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें, यही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर इस पे चलते हैं, आपको इजी लगेगा। मान लीजिए आपके फादर हैं, अब इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अनलिमिटेड वांट्स, यानी जो ह्यूमन है उसके जो वांट्स होते हैं, इच्छाएं जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। रिसोर्सेज कोई भी है, अब ये मत बोल देना सर सनलाइट, सनलाइट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। और उसके वजह से हम रिसोर्सेज का क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का क्या करते हैं हम, अल्टरनेटिव यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपको क्या खरीदना है, एरोप्लेन खरीदना है, अनलिमिटेड वांट्स है, आपकी कुछ भी इच्छा हो सकती है। तो आपकी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे एरोप्लेन खरीदना है, ठीक है, आपने अपने फादर से बात की। अब एरोप्लेन खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा रिसोर्स चाहिए, मनी चाहिए। अब अपने फादर से बात की कि मुझे मनी चाहिए एज एन रिसोर्स। अब हुआ क्या है, आपके फादर ने चेक किया कि उस टाइम पे जेब में कितने रुपए हैं, और जो पैसे निकले वो थे ₹100। वो क्या किए, जाके दुकान में एक टॉय खरीद लिए, एरोप्लेन का जो टॉय मिलता है वो खरीद लिए और वो लाके आपको दे दिए। यानी उन्होंने अपने रिसोर्स, जो ये मनी था ₹100, उसका अल्टरनेटिव यूज किया, ठीक है ना, कोई दूसरा यूज किया। इसी के सेम तरीके में एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका ऐसा इच्छा है कि मैं आईफोन लूं, आपने अपने फादर से बात की, फादर ने 20K रुपीज दिया, यानी रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, 20,000 ही है, और आपने रेडमी चाहे रियलमी जो भी है, ओप्पो, ऐसा कोई मोबाइल जाके 20,000 18,000 में खरीद लिया। तो आपने रिसोर्स का क्या किया, अल्टरनेटिव यूज किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में इधर देखते हैं। पहला क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, या कोई भी रिसोर्स है, 1-2 रिसोर्स को छोड़ के ना आपके पास सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। किसी भी ह्यूमन का वांट्स कभी खत्म होता ही नहीं है। आज आपके पास 100 करोड़ आ जाएंगे तो कल आप चाहेंगे कि 200 करोड़ आ जाए। आपके पास एक प्लेन है तो आप चाहेंगे कि आपके पास 10 प्लेन आए। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं, थोड़ा सिलेबस से हट के बता रहा हूं। आप लाइफ में जितने जल्दी ये डिसाइड कर पाए कि नीड क्या होता है, आपके लिए नीड क्या है और आपका वांट्स क्या है, जो नीडेड चीज है अगर उस पर आप चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बीतेगी। क्योंकि कम रिसोर्स में रहना अपने आप में ही एक लग्जरी होता है। ज़्यादा रिसोर्सेज रखने से, उसका कंजप्शन करने से टाइम आपका ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है ना। जैसे आप कार ले आते हैं तो कार ले आने के बाद ऐसा नहीं है कि कार का आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। कार को ठीक कराने में, गैराज ले जाने में, उसका मेंटेनेंस कराने में भी उतना समय लगता है, ठीक है ना। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आप लेते हैं तो आपको उसका भुगतान भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप नीड्स के बारे में सोचें, वांट्स के बारे में ज़्यादा ना सोचें। कोई एक काम करें, ठीक है ना, हर इंसान अपने वर्क की वजह से जाना जाता है, तो कोई एक अच्छा सही काम पकड़ लें और उसको करते रहें, ठीक है। उसमें आपका वर्क में आपका मन लगना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ह्यूमन वांट्स ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। तो ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो भी क्या होते हैं, डिफर करते हैं अलग अलग प्रायोरिटीज में। जैसे आपके लिए अभी प्रायोरिटी है पढ़ना, मेरे लिए प्रायोरिटी है पढ़ाना, ठीक है। मैं कुछ भी करूँ अपने पूरे डेली लाइफ में, मैं एक बार तो ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं लेक्चर दूँ। संडे का भी दिन है तो ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा पाया या मान लीजिए ट्यूशन नहीं जा पाया, तो मैं क्या करूँगा, उसे ऑनलाइन में पढ़ा दूंगा। ये मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है। आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और हो सकता है। पीपल एलोकेट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, और वी कैन से चूज। तो पीपल क्या करते हैं, चूज करते हैं, एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे आपका प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है, मेरा प्रेफरेंस कुछ और हो सकता है। जैसा आपका प्रेफरेंस होगा उस हिसाब से आप रिसोर्स का यूज करेंगे या एलोकेट करेंगे। मेरा जैसा प्रेफरेंस होगा मैं उस हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करूंगा, ठीक है। अल्टरनेट यूजेस, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, पेट्रोल इज नॉट यूज्ड ओनली इन व्हीकल्स बट आल्सो फॉर रनिंग मशीन। तो पेट्रोल का भी क्या है, डिफरेंट यूजेस है। किसी को पेट्रोल चाहिए व्हीकल्स को चलाने के लिए, किसी को पेट्रोल चाहिए मशीन्स को चलाने के लिए, और किसी को हो सकता है पेट्रोल चाहिए दूसरे के घर को आग लगाने के लिए। तो सबके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है। रिसोर्सेज के बहुत अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है। अच्छा, यही जो टॉपिक था ये आपने
मैंने स्टैट्स में आपको पढ़ाया था रॉबिन्स, जिन्होंने क्या दिया था, स्कार्सिटी का डेफिनेशन दिया था, तो उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, सप्लाई इज लिमिटेड इन रिलेशन टू डिमांड, यानी कि सप्लाई क्या है, कम है और डिमांड ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्कार्स बोल रहे हैं। और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा पेट्रोल। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, दे नेवर बीइंग फुल्ली सेटिस्फाइड, दे डिफर इन प्रायोरिटीज, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकते हैं, सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस। ठीक है, अगर जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो रहा होगा तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। इसको लिख दे रहा हूं मैं VVI। ठीक है, सो क्या है ये, मैंने काफी शॉर्टकट में दिया है। ठीक है ना, आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना होगा। जैसे मीनिंग क्या है, तो माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। मैक्रो का क्या होता है, बिग या ब्रॉड। ठीक है, एग्रीगेट भी बोलते हैं हम। एग्रीगेट का मतलब मैंने आपको स्टेट्स में बताया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पढ़े होंगे। एग्रीगेट का मतलब ये बहुत सारे इंडिविजुअल को आप जोड़ देते हैं तो उसको हम एग्रीगेट कहते हैं। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स का, ब्रॉड लेवल पे, कंट्री लेवल पे। टूल्स क्या होता है, डिमांड सप्लाई, और यहाँ पे क्या होता है, क्लास 12th में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। डिमांड और सप्लाई से क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है। देखिए ये सब चीजों को मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे आपको यही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है ना, देखो वो भी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको इजी लगे। ऐसे ये चैप्टर छोटा है तो आपके लिए भी आसान होगा। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, नीड्स, डिमांड, मार्केट, ये मैंने स्टैट्स के भी वीडियो में मैंने ये बताया है थोड़ा सा, जिसने वो वीडियो देखा है वो समझ जाएंगे। प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, रेवेन्यू। ठीक है, तो एक शॉर्ट डायग्राम है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब आप फर्स्ट इंडेक्स निकालेंगे तो यही सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, पहले समझते हैं क्या। अभी जैसे आपने ह्यूमन वांट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो चलिए इसको नीड्स ना करके कंज्यूमर कर दे रहा हूं मैं। कंज्यूमर कौन होता है, जो क्या करता है, कंज्यूम करता है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। कंज्यूम का मतलब यूज करना होता है, खाना ही नहीं होता है। जैसे पेन का यूज आप कर रहे हैं, बुक का यूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं उसका। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है। कोई एक कंज्यूमर है जिसको क्या चाहिए, शर्ट चाहिए, कितने का, 10,000 का। ठीक है, अब डिमांड किसको बोलेंगे, डिमांड में याद रखिएगा पहला क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर। सेकेंड, डिजायर, और तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। इसका एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए, तब हम फिर पुराने एग्जाम्पल पे चलेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका डिजायर, उसकी इच्छा हो कि मैं क्या खरीदूं, आईफोन खरीदूं 1,80,000 का। ठीक है, परचेजिंग पावर, उसके बैंक में परचेजिंग पावर का मतलब आपको, आपके पास क्या क्षमता, क्या पोटेंशियल है कि आप उतना पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 5 लाख रुपीज हैं, यानी परचेजिंग पावर भी है। लेकिन थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। क्या आप सच में 1,80,000 रुपया सिर्फ एक फोन खरीदने में लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये डिमांड कहलाएगा, क्योंकि तीनों चीजें मिल गई, परचेजिंग पावर भी है, आपकी इच्छा भी है, और आप 1,80,000 रुपया खरीद, मतलब उस फोन को खरीदने के लिए लगाना भी चाहते हैं, तब तो ये आपका डिमांड कहलाएगा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं रही, परचेजिंग पावर मान लीजिए नहीं रहा, तो भी आप आईफोन नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना, या आपका स्पेंड करने का मनी उस कॉमोडिटी पे इतना नहीं है, तब भी आप ये मोबाइल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको कि डिमांड किसे कहते हैं।
तो मान लीजिए इस बच्चे का डिमांड है कि मेरे को शर्ट चाहिए 10,000 का, मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, डिजायर भी है, और मैं इतना पैसा खर्च करना चाहता हूँ एक शर्ट पे। तो वो शर्ट मांगेगा कहाँ जाके? वो जाके शर्ट मांगेगा मार्केट में। अब जब मार्केट में वो गया और पूछा कि भैया मेरे को ये शर्ट चाहिए 10,000 का, बोला भैया 7,000 का तो शर्ट है, उससे ऊपर का शर्ट नहीं है। उसने ये बात अपने प्रोड्यूसर को बताई। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करता है उसको हम प्रोड्यूसर बोल देते हैं। तो प्रोड्यूसर बोला ठीक है मैं शर्ट बनाता हूं। उसने क्या शुरू किया? प्रोडक्शन शुरू किया, यानी उसको बनाने का काम शुरू किया। ठीक है, कॉस्ट किसे बोलेंगे? यानी कि उस शर्ट को बनाने में खर्चा कितना लगा। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं 7,000 उसका खर्चा लगा है। अब 7,000 में शर्ट बन के तैयार है। अब इसे वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा। कहां सप्लाई करेगा? मार्केट में। तभी तो ये उसके पास जाएगा। तो जब ये इसके पास जाएगा वो 10,000 पेमेंट करेगा, तो इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को उसका रेवेन्यू मिलेगा, यानी आप बोल सकते हो फायदा, प्रॉफिट मिलेगा उसको। ठीक है, तो यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं डिटेलिंग में। ठीक है, अभी आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेकेंड ही चैप्टर आपका आ जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ठीक, फिर उसके बाद डिमांड आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं डिटेल में। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा समझाना अभी फायदेमंद आपको नहीं होगा। बोल भी सकता हूँ कि आप इसे फिलहाल रट लीजिए। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई क्या करता है? प्राइस फिक्स करता है। इसको भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपके क्यूरियोसिटी, क्योंकि आप नए नए कॉमर्स में आए हैं, इकोनॉमिक्स नया नया पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिमांड कर रहा है 20 लोग डिमांड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का। मान के चलिए कोई XYZ प्रोडक्ट है, उसका 20 लोग डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई 100 है, यानी वो प्रोडक्ट 100 है। तो प्राइस इसका क्या होना चाहिए? प्राइस इसका कम होगा या प्राइस डिक्रीज करेगा। वही डिमांड क्या कर रहे हैं? 20 लोग कर रहे हैं और सप्लाई सिर्फ 10 हो, तो प्राइस क्या होगा? क्योंकि क्या है, वो सामान कम है और मांगने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उसका प्राइस बढ़ने लगेगा। कैसे बढ़ेगा? इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। ये प्याज के टाइम पे ऐसे ही होता है, आपके ऑनियन के टाइम पे आप जाते हो ऑनियन लेने, 10 लोग ऑनियन लेने गए हैं, 10 लोग ऑनियन लेने गए हैं और सबको चाहिए 1-1 केजी। उसके पास है 5 ही केजी। 1 केजी का दाम चल रहा है मान लीजिए 40 रुपये। तो 10 आदमी बोल रहे हैं भैया तू 40 नहीं तू 50 में ही दे दे, लेकिन मुझे दे दे 1 केजी, मुझे घर में लेके जाना है ऑनियन, प्याज खाने की बहुत आदत है मुझे। तो अब ये क्या कर रहा है? ये कंज्यूमर, क्योंकि सप्लाई कम है ना, तो अब ये कंज्यूमर बोलने लगते हैं कि भाई प्राइस बढ़ा दो, हम खरीदने को तैयार हैं। तो ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए डिटरमाइन, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये क्या डिटरमाइन करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को। ठीक है, क्या डिटरमाइन करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को। नेक्स्ट है इसका अदर नेम क्या है? प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है एग्जांपल क्या है? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, क्योंकि माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो लेवल पे जैसे अब मान लीजिए आप यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन के इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे नेशनल इनकम के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, नेशनल आउटपुट के बारे में, यानी इसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई की आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको हम अपोजिट के डायरेक्शन में लेके चलते हैं, मीनिंग अभी रहने देते हैं। पहले समझते हैं वेरिफिकेशन, यानी कि ये क्या हो सकता है? वेरीफाई हो सकता है एक्चुअल डाटा से। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई वॉर हुआ है 1857 में, तो जब जब आप वेरीफाई करेंगे कि सच में क्या 1857 में कोई वॉर हुआ था क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, यानी ये वेरीफाइड है। जितना बार भी आप चेक करेंगे ये वेरीफाइड हो जाएगा, लेकिन ये वेरीफाई नहीं हो सकता है। इसीलिए सजेस्टिव में क्या है? बेस्ड अपॉन फैक्ट्स दस नॉट सजेस्टिव, यानी ये सजेशन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फैक्ट हम किसे बोलते हैं? जो चेंज ना हो। आप लोगों को जैसे होता है ना, वो यूट्यूब पे आता है साइकोलॉजी के फैक्ट्स पढ़ना, तो वो फैक्ट है, वो चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें सजेशंस की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि एक बच्चे की हाइट 160 सेंटीमीटर है, आप उसको तुम कितने बार भी चेक करोगे तो हाइट उसकी 160 सेंटीमीटर ही निकलने वाली है। ये फैक्ट हो गया, बदलेगा नहीं। ठीक है, बड़ा होगा हाइट और बढ़ सकती है, लेकिन उस टाइम पे चेक किया जाए तो 160 सेंटीमीटर है, तो वो वही रहेगा। तो इसमें सजेशन, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है? बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल बेसिस, और ये सजेस्टिव इन नेचर होता है। आप सजेशन दे रहे हैं,
और सजेशन को कभी भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, प्राइसेज इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। कॉन्स्टेंटली यानी मान लीजिए पिछले बार 10% से बढ़ा है तो इस बार भी 10% से बढ़ रहा है। और यहां क्या बोल रहा है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेज। स्टेप्स लेने चाहिए। अब स्टेप्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सजेशन दिया जा रहा है कि कैसे आप जो बढ़ता प्राइस है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसको आप कैसे रोकेंगे, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए अब आते हैं मीनिंग पे, व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे सॉल्व किया गया। और यहाँ व्हाट आउट टू बी और हाउ कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, सजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ये है आपका वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, वीवीआई, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसमें आपने पढ़ा अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस। वैसे ही इकोनॉमी में भी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। अच्छा, ये क्वेश्चन वीवीआई मैंने लिखा है, ये हाफ ईयरली में भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, फाइनल्स में भी पूछा जा सकता है और यूनिट टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये और मैक्रो के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन हम अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा इकोनॉमिक सिस्टम कितने हैं, 3। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। क्लास 12th में आपको इन तीनों के भी क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है ना। इन तीनों को भी पूछना होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ठीक है। चलिए, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा, सिलेक्शन। व्हाट मतलब क्या, ये तो आपने सुना होगा ना, या आप लोग अपने दोस्तों के बीच में मजाक भी करते होंगे, व्हाट मीन्स क्या। तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो एस्पेक्ट क्या हुआ, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, क्या पॉसिबल कमोडिटीज हैं जिसे हमें प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है टेक्निक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टेक्निक की बात हो रही है। अब टेक्निक 2 है, पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव आप पढ़ चुके हैं डीप स्टैट्स में। तो लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर का यूज ज्यादा होगा, मशीन्स का यूज कम होगा। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मशीन्स का यूज ज्यादा होगा, लेबर का यूज कम होगा, ठीक है। अब जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही ज्यादा अच्छा होता है। जब मैं उसे, जैसे क्लास 11th में ही मैं ये तीनों भी पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैंने इस बार नोट्स में नहीं डाला है आप लोगों के, 12th में क्योंकि पढ़ना होता है, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सर अच्छा रहेगा कैपिटल इंटेंसिव मेथड। ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूं, आप खुद बताओ कौन सा टेक्निक अच्छा है। मान लीजिए मुझे 4 शर्ट बनाने हैं और हर शर्ट का जो प्राइस होगा वो 1000 होना चाहिए। अब आप बताओ इसके लिए मशीन लगाना, फैक्ट्री लगाना सही है या बड़े बड़े मशीन्स लाना सही है या नहीं सही है। तो आप 1-2 टेलर को बुला के ये काम करवा सकते हो और अपना प्रॉफिट अर्न करोगे। लेकिन यही 10,000 शर्ट्स हैं, तो अब इसके लिए छोटे मोटे मशीन्स को खरीदना सही है, यानी यहाँ मशीन्स का यूज हम ज़्यादा करेंगे और लेबर का यूज कम करेंगे। लेकिन इस जगह पे हम लेबर का यूज ज़्यादा करेंगे, मशीन का यूज एकदम नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप। तो जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से हम टेक्निक्स को यूज करते हैं। अगर इकोनॉमी में भी देखा जाए, मान लीजिए बिहार राज्य है तो वहाँ लेबर आपको सस्ता मिल जाएगा, तो लेबर का यूज ज़्यादा कीजिए, मशीन्स का यूज कम कीजिए। वही आप बेंगलोर जैसे इलाके में है तो वहाँ पे मशीन्स का यूज ज़्यादा कीजिए, लेबर का यूज कम कीजिए, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग इंडिविजुअल, यानी जो भी आपने प्रोड्यूस किया गया है उसे हमें इंडिविजुअल में क्या करना है, बांटना है।
व्हेनेवर प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर, अब यही बात हो रही है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, पुअर के लिए कर रहे हैं कि लेस रिच के लिए कर रहे हैं या वाइस वर्सा है। अब बांटने के दो तरीके होते हैं, पहला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी नेशनल इनकम है उसको हम डिफरेंट जो ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी है उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा तरीका है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रखिएगा, बार बार यूज पड़ेगा, क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया, ये बार बार यूज पड़ेगा, मैंने स्टैट्स में भी बता दिया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड से आपको क्या मिलता है, रेंट। लेबर से आपको क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस। कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर में पूछा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके 2 डेफिनेशन है, मैंने एक जो इजी वाला है वो ले लिया है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, चला गया। ठीक है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, आप 40,000 पे थे और आपके पास ये जॉब ऑफर भी है, ये जॉब ऑफर भी है, तो जिसका आपने सेक्रीफाइस किया है वही आपका क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी ये आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी 40,000 के जॉब को छोड़ के आप किस पे चले गए, 70,000 के जॉब पे चले गए हैं, यानी आपने 40,000 का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। या आप इसको इस एंगल से देखिए, मान लीजिए आप 70,000 के जॉब पे थे और ये जॉब जाने वाली है, तो नेक्स्ट आपका बेस्ट कौन सा होगा, तो 40,000 वाला जॉब होगा, तो वो आपका क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो सेक्रीफाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। और अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नेक्स्ट बेस्ट आपका कौन सा अल्टरनेटिव है, तो 70,000 की आप जॉब कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट जो बेस्ट होगा वो 40,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, यूटी हो, फाइनल्स हो, हाफ ईयरली हो, बार बार पूछा जाएगा। समझते हैं, जैसा नाम वैसा काम। क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी प्रोडक्शन के क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, जब उसको हम कर्व पे शो करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब देखते हैं लिखा क्या है, ग्राफिकल कर्व है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी प्रोडक्शन किसका, टू गुड्स का विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो आपके पास रिसोर्सेज गिवन है और जो टेक्निक है उससे आप कौन से 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या क्या है। ठीक है, इसका अदर नाम भी है, पीपी फ्रंटियर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए थोड़ा इस पे ड्राइंग वगैरह बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, आप लोग कॉपीज पे बनाएंगे तो काफी इजीली बनेगा। सीखना है ये, ठीक है ना, ये सीखना जरूरी है आपको। अभी से ध्यान रखना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो जितने भी ग्राफ्स हैं अगर आप वो सीख लेते हैं तो जो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे ना तो उसमें ग्राफ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, अब मान लीजिए वीट का प्रोडक्शन हो रहा है 100, 90, 70, 40, 0 और 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप क्या देख रहे हैं, एक तरफ सेक्रीफाइस हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब यहां से देखिए कितना घट रहा है, 10, यहां से 20, यहां से 30, यहां से 40, यहां से 40 तक ही, और यहां से एक एक ही बढ़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, नीचे ले लिया है क्लॉथ 1, 2, 3, 4। अब इसको कॉम्बिनेशन को मैच करेंगे, 100 पे कितना है, ये आपका 0 होता है, तो 100 पे कितना है 0, तो यहाँ पॉइंट बन गया। 90 पे कितना है 1, तो 90 को यहाँ ऐसे लिए, यहाँ पे गए 1 से मिला दिया तो ये पॉइंट बना। 70 पे 2, तो 70 लिए, 70 का गए 2 पे, ये पॉइंट आपका बना। 40 पे 3, 40 पे 3, ये पॉइंट, और 0 पे 4, तो 0 पे 4, तो ये पॉइंट बना। अब इसको यहां से ऐसे क्लिक करके आप पीपीसी कर्व ड्रॉ करते हैं। पीपीसी कर्व पे अब ये मैं पॉइंट यहां जरूर बना रहा हूं, लेकिन इस पे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ना वो सब क्या शो कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज हो रहा है। इससे बेहतरीन तरीके से यूज हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ही है कि आप 100% रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मैंने देखिए पॉइंट बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है नॉन अटेनेबल, यानी कि यहां तक आप जा ही नहीं सकते। अब बोलेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये जितने भी इस लाइन पे जितने भी, देखो ये जो लाइन जा रही है
जिस पे आपने ये पीपीसी कर्व ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ना, ये सब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब मैं बोलूं कि जो भी रिसोर्सेज आपने लिए हैं, इससे बेस्ट आप यूज कर ही नहीं सकते, ये लास्ट था। तो इसीलिए आप यहां तक कभी भी आपका ग्राफ पहुंच नहीं सकता है, यूज नहीं कर सकते हैं आप उतने रिसोर्सेज का, ठीक है। और जब पॉइंट मैं यहां बना रहा हूं या इसके नीचे कहीं पे भी बना रहा हूं, वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे पॉइंट है और अगर अच्छे तरीके से आप यूज करेंगे तो ये पॉइंट बढ़ के यहां आ सकता है, लेकिन इसके बाद कहीं पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब आगे चलते हैं। एजम्पशन, देखिए अभी आगे भी बहुत सारे लॉज आएंगे, थ्योरीज आएंगे, तो आपको क्या करना है, दो वर्ड होता है, एक होता है एजम्पशंस और दूसरा होता है एक्सेप्शंस। एजम्पशन का मतलब कि जब भी आप लॉ पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें मान के चलनी है। जैसे कैसे आप मैथ्स बनाते हैं तो लेट द एंगल बी एक्स, वैसे आपको कुछ चीजें मान के चलनी है, ठीक है, वो थ्योरी में ही वैसे लिखा हुआ है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जो आपने थ्योरी बनाई है ना, उस अकॉर्डिंग अगर कोई चीजें प्रूफ नहीं हो रही हैं या फॉलो नहीं हो रही हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन है। तो एजम्पशन हमने क्या बनाया, पहला आपका रिसोर्सेज गिवन होना चाहिए, मान के ये चलना है कि गिवन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी जो आप पीपीसी ड्रॉ कर रहे हैं, आपका रिसोर्स क्या है, फुल्ली और अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। और थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आना चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर मैं देखूं, सीधी सी बात समझिए कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा ना, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी हम लाते ही इसलिए है कि कोई भी चीज़ों का लेवल हम अप कर सकें। जैसे आप फ़ोन ही खरीदते हैं, तो अब उससे कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, कुछ अच्छा फीचर्स होगा, कैमरा क्वालिटी अच्छा होगा, तभी तो आप नया फ़ोन लेते हैं या उससे बेहतर फ़ोन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी हम चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ सकता है, चेंज करेगा। इसलिए जब आप पीपीसी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, आप उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए पीपीसी मैंने टॉपिक तो बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये क्वेश्चन हजारों बार आया हुआ है, ये वाला पीपीसी कॉनकेव शेप क्यों होता है। चलिए समझते हैं इसको। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, इसका रीजन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अभी आपने ऊपर देखा था, मैं दिखा दे रहा हूं, एक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसका नाम भी है ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से आपका ये जो पीपीसी है वो क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करता है, ठीक है। सेकेंड है, पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव शेप होता है। ये जो शेप देख रहे हैं ये वाला, ये कॉनकेव शेप होता है, क्यों होता है इसे देखते हैं। मैंने लिख दिया बिकॉज इंक्रीजिंग एमओसी या एमआरटी की वजह से। पहले एमआरटी का फुल फॉर्म लिख देता हूं, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ, मार्जिनल का मतलब आप याद रखिएगा हमेशा चेंज, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए 100 से 90 हुआ, अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है एमओसी या एमआरटी, सेक्रीफाइस बाय गेन। तो 100 से कितना हुआ 90, 1 से कितना हुआ, मतलब सॉरी 0 से कितना हुआ 1 हुआ, तो इसका तो नॉट डिफाइन आएगा, क्यों आएगा वो मैं दिखा दूंगा कुछ देर में। 90 से फिर क्या हुआ 70, चेंज कितने का है, पहले क्या ले रहे हैं, सेक्रीफाइस को, तो सेक्रीफाइस ले लिया हमने 10 का, यहां से जो चेंज हुआ है कितना का, 10 का। इसमें चेंज कितने का है, 1 का, तो 10/1 क्या हो गया 10। फिर यहां से यहां कितने का चेंज है 20, और यहां से यहां कितने का चेंज है 1, तो 20/1 कितना हो गया 20 हो गया। तो ऐसे ऐसे करके 10, 20, 30, 40 आ गया। तो क्या हो रहा है आपका, इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज कर रहा है, एमआरटी का जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसी के वजह से आपका जो ये बनता है पीपीसी वो क्या बनता है, कॉनकेव बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 1000 बार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्या पीपीसी कन्वेक्स बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। अगर एमआरटी, क्या अभी हम देख रहे थे कॉनकेव कब बन रहा था, कॉनकेव का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था एमआरटी, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। एक और क्वेश्चन है, क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। अब ये किताब में जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं,
ऐसे मैं बोलूंगा संदीप गर्ग की बुक यूज करें। मैं कोई नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं आपके लिए, बस बेस्ट ऑप्शन बता दे रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे? तो किताब में क्या होता है, बस आंसर दिया होता है यस व्हेन एमआरटी और एमओसी इज कांस्टेंट। जब एमआरटी या एमओसी आपका क्या रहे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मीनिंग क्या, जो चेंज ना करे। अब देखिए मैंने ले लिया है वीट, अब इधर से क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, घट रहा है, और इधर से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, गेन कर रहा है। फॉर्मूला वही है, क्या, सेक्रीफाइस बटा गेन। अब देखिए 16 से 12 हुआ और 0 से 1 हुआ, तो 16 से जब 12 हुआ है तो कितने का चेंज है, 4 का। और 0 से 1 हुआ है तो कितने का चेंज है, 1 का। कितना आया, 4। 12 से क्या हुआ, 8 हुआ, 1 से कितना हुआ, 2 हुआ, तो 12 से 8 में मतलब 4 का चेंज है। 1 से 2 में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, तो कितना हो गया, 4। यानी सबका क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है। तो पीपीसी कुछ आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल होगा आपको, ठीक है ना। आप लोग नया नया पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, अब एक टॉपिक है, ये आपको फिर सेकंड चैप्टर में काम देगा, इसलिए समझ लीजिए। एक जगह आएगी शिफ्टिंग और दूसरा आएगा वर्ड रोटेशन। जब आप एक ही प्लेस पे क्या करते हो, मान लो आप कहीं खड़े हो, कोई बच्चा यहाँ खड़ा है और ये यहीं पे गोल गोल घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। शिफ्ट का मतलब क्या है, जब वो इस प्लेस को छोड़ के इस प्लेस पे चल जाए, इसको कहते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। मान लीजिए रिसोर्स क्या हुआ, इंक्रीज किया, कहां का, दोनों गुड्स का, एक गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों गुड्स में जब रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका पीपीसी क्या बनेगा, शिफ्ट करेगा। ये देखिए ऐसे, मान लीजिए एप्पल यहां पे था, अब रिसोर्सेज दोनों के इंक्रीज कर गए, यानी एप्पल के भी और गन्स के भी, गन्स मैंने लिया है तो ये बढ़ के कुछ यहां चला गया। ठीक है, यानी एप्पल का भी बढ़ा है प्रोडक्शन और गन्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये पहले का प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपका बन जाएगा। अच्छा ये होता ग्राफ है, मेरे मुंह से आदत है बोलने की डायग्राम, ठीक है ना, कि कॉमर्स स्टूडेंट या जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ग्राफ्स वगैरह से डर लगता है, इसलिए मैं वर्ड बोलता हूँ डायग्राम की, डायग्राम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रोटेशन। अब रोटेशन है यानी एक जगह का जो प्लेस है वो बदलेगा। ठीक है ना, कैसे बॉडी है, एक पैर या एक हाथ निकाल के आप गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो क्या है, रोटेशन है। अब उसको देखते हैं, मान लीजिए रोटेशन फ्रॉम कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस, यानी रोटेशन कहां हो रहा है, एक्स एक्सिस। तो इसको ऐसे देखिए, एक्स, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं दे दे रहा हूं गन्स। ठीक है, अब क्या हुआ है, मान लीजिए रिसोर्स किसका बढ़ा, सिर्फ गन्स का बढ़ा। तो ये पॉइंट एप्पल में कोई प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ किसमें हुआ है, गन्स में। तो ये यहां से बढ़ के यहां चला गया, पीपीसी क्या हो गया, रोटेट हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट कब होता है, जब ये दोनों आगे बढ़ जाते तो उसको हम शिफ्टिंग कहते हैं। और यहां से मान लीजिए घट गया हो, तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में चल गया, यानी डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो इसमें होता है राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड। सेम यहां पे मैंने दे दिया है होमवर्क के लिए आपका, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस। अगर बना पाए तो आप ठीक है, नहीं तो मैं बना ही दे रहा हूं। यानी कि ये हो गया पहला पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, रोटेशन ऑफ कमोडिटी फॉर वाई एक्सिस। अगर इंक्रीज करेगा तो डॉटेड लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा एरो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और वही अगर डिक्रीज करेगा रिसोर्सेज तो नीचे की तरफ। ये टेक्नोलॉजी के भी वजह से हो सकता है। मान लीजिए ये एप्पल था, ये गन था, तो गन की कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आई तो उसका यूज किया तो हमने प्रोडक्शन बढ़ गया, सेल बढ़ गया, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग राइटवर्ड रोटेशन कर सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी खराब है तो उसके वजह से डिक्रीज भी हो सकता है, तो लेफ्टवर्ड हो गया। एप्पल के टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, रिसोर्सेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीपीसी को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां था आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, एक ये क्वेश्चन पीपीसी कॉनकेव शिफ्ट क्यों होता है, दूसरा आपका है ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, और तीसरा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं, पढ़ना आपको सब कुछ है और पढ़ाया मैंने भी सब कुछ है। ठीक है, सो अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो ये इंस्टा आईडी है, ऐसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा,
तो डाउट मुझे इंस्टा पे आप भेज सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम, यहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप टेलीग्राम से नोट्स ले सकते हैं। अगर और कोई टॉपिक है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं आपके, स्टैट्स के डाउट हैं, तो आप, ये मेरी पर्सनल आईडी है इंस्टा की, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शेयर करें। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर जो कि आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर देखिए ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो भी आप बताइए। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, या जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है, मुझे समझ नहीं आया, तो भी आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, सो बाय, गुड नाइट, मन लगा के पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर।